आज हम आए हैं काफ़ी दूर चलकर दीघापुर। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे, बातचीत कराएंगे जो पेशे से पत्रकार हैं और डॉक्टर हैं। पत्रकारिता की जड़ और ज़मीन तक जाकर पत्रकारिता करते हैं, जो अपने वादे के, अपने शब्दों के वो महारत हासिल किए हुए हैं। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं जिनकी पत्रिकाएं भी चलती हैं। बहुत कुछ समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ के दम पर जाने जाते हैं, बेबाक अंदाज के साथ बात करते हैं, जिनका नाम हुआ करता है डॉक्टर मान सिंह। आ चुके हैं फाइनल यहाँ पर तो का सुपरस्टार भारत पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल इस बात को लेकर के है, जो पत्रकारिता आज के दौर पर कितनी मुश्किल है, पत्रकारों की हत्या क्यों हो रही है, और जो पत्रकारों का एक नाम दिया गया है गोदी मीडिया। पत्रकारिता है वो अपने संक्रमण काल में है। संक्रमण काल में इसलिए है कि अभी आपने तत्काल देखा है कि छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर की हत्या इसलिए हुई कि उन्होंने सड़क में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी खबर को प्रकाशित किया। जी। ठेकेदार ने उनकी हत्या करके सेफ्टी टैंक में उनको फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनके शरीर में चोटों के भयंकर निशान हुए। कई कई जगह से उनके हाथ को तोड़ा गया, तो लीवर और किडनी को तोड़ा गया, हड्डियां तोड़ी गई। तो जो दौर की जो पत्रकारिता है वो चुनौतीपूर्ण है। कारण ये है कि जो ठेकेदार और सरकार में बैठे जो तमाम सारे मंत्री विधायक हैं वो उन्हीं के लोग हैं। जब कभी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, चोरी के खिलाफ आप कोई आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को दिक्कत होगी जो लोग उस भ्रष्टाचार और चोरी में सम्मिलित हैं। ऐसे में जो ईमानदार पत्रकार हैं उनके लिए उनके जीवन का भी जोखिम है। काम तो वो जन सरोकारों का से जुड़े हुए कर रहे हैं, आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के वो लिख रहे हैं कि वो बात जनता तक पहुँचे। वो कहीं सरकार के दुश्मन नहीं है, लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि वो हमारे दुश्मन है। भाई सरकार ने किसी विकास कार्य के लिए, मान लीजिए सड़क बनाने के लिए पैसा दिया है, तो उस पैसे का सही उपयोग हो, जिस मानक के अनुसार सड़क को बनना है वो सड़क बन जाए। नहीं बन रही है तो ये काम पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए कोई जो भी पत्रकार है वही तुम्हें अनियमितताएं हुई हैं, सही से काम नहीं हुआ है, ये उसका काम है, उसने किया, लेकिन ये ही काम करने से वो अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। तो ये दिक्कतें हैं वर्तमान में ज़्यादा हैं, पहली की अपेक्षा इस समय बिल्कुल ज़्यादा हैं। अभी सिर्फ मुकेश चंद्राकर की बात नहीं है, इसके पहले आपने मिर्जापुर की एक खबर देखी होगी कि पवन जायसवाल नाम के एक पत्रकार थे जो प्रिंट मीडिया का काम करते थे। उन्होंने एक सरकारी विद्यालय में मिड डे मील में जो नमक और रोटी परोसी गई उसकी खबर कर दी। अगले दिन ऊपर मुकदमा हो गया, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये सरकार की जो मतलब ये पत्रकार सरकार ने खुद क्रिएट किया। नहीं, एक सवाल और है मेरे जहन में आ रहा है कि सरकारें बड़ी दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, ये बनवा देंगे। कोई सरकार इस बात को क्यों नहीं कहता कि हम बड़े बड़े स्कूल बना देंगे, बड़े बड़े कॉलेज बना देंगे, बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे। ये जो किसी की भी सरकारों, हम सारी सरकारों की बात करें, जो सरकारें शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा पर क्यों नहीं बात करती? इनको इस बात से डर है? बिल्कुल डर है। मैं आपको बताऊं, आप इसके पहले की सरकारों पे आप जाइए, उन सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े काम किए हैं। इसके पहले इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उनका कॉन्सेप्ट था कि हर तहसील स्तर पर एक ITI और एक पॉलिटेक्निक विद्यालय होना चाहिए। आप देखते हैं कि हर तहसील स्तर पर एक पॉलिटेक्निक और एक ITI विद्यालय उन्होंने बनाया। आज की तारीख में वो विद्यालय चल रहे हैं, उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका कॉन्सेप्ट था कि हर तहसील स्तर पर एक बड़ा अस्पताल हो, 100 बेड की क्षमता वाला हो, जिसमें सारी तरह हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों मरीजों के। अस्पताल तक जाने में कभी कभी क्या होता है कि तमाम क्रिटिकल कंडीशन होती हैं और मरीज की मौत हो जाती है। तो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार की अपेक्षा पिछली सरकारों ने ज़्यादा काम किया है, और वो जमीन पर दिख रहे हैं कि उनके बनाए हुए अस्पताल दिखते हैं, उनके बनाए हुए बड़े जो हायर एजुकेशन सेंटर हैं वो दिखते हैं। वर्तमान सरकार का कॉन्सेप्ट अलग है, वो धार्मिक ज़्यादा है। धर्म का मतलब क्या होता है
धर्म वही जो आम जनजीवन के लिए दिक्कत न पैदा करे, आम जनमानस के लिए समस्या न पैदा करे। यहाँ क्या है, आप चिकित्सा की बात मत करो, शिक्षा की बात मत करो, पढ़ने लिखने की बात मत करो, क्योंकि सरकार को जो है सवालों से दिक्कत है। आप पढ़ोगे लिखोगे सवाल जरूर करोगे, और सवाल से ही इनको दिक्कत है। सवाल मत पूछो। सिर्फ मुकेश चंद्राकर या पवन जायसवाल की बात नहीं है। कानपुर के बिरदौर में विवेक गुप्ता की हत्या होती है, कानपुर के बिठूर में एक कटियार साहब की, वो दैनिक जागरण के पत्रकार थे, उनकी भी हत्या होती है। लेकिन एक चीज मैं रोक के ब्रेक लेने के बाद हम एक बात और पूछना चाहते हैं। जो लोग हैं, जो जनता है, लगातार कहती है कि पत्रकारों को तरह तरह के नाम देती है कि चोर हैं, मक्कार हैं, दलाल है, वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन सा नाम की उपाधि पत्रकारों को दी। मैं मानता हूं कि पत्रकारिता का जो स्तर है गिरा, ये बात मैं मानता हूं कि पत्रकारिता का स्तर गिरा हुआ है, लेकिन जो ईमानदार पत्रकार है, जैसे मुकेश चंद्राकर जैसे हजारों पत्रकार हैं, जैसे हमें ही मान लीजिए अगर कोई सूचना कवर करनी हो तो मुझे बहुत दिक्कत पड़ती है। जो ये लोग हैं जो जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, या आप हैं या कोई भी, जिन लोगों के लिए लड़ाई छापी जाती है, वो कितने लोग हैं जिनकी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, वो कितने लोग ऐसे हैं जो खुल के सरकार पर दबाव बना पाते हैं, या जो सरकारें दम भरती हैं कि नहीं आप काम करिए। किसी सरकार के गुर्दे में क्या ये दम है कि पत्रकारों को एक स्वतंत्रता दी जाए कि पत्रकार अपनी आवाज़ बुलंद कर सके? देखिए, पत्रकार आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो भारत की पत्रकारिता की जो रैंकिंग है वो किस तरह से गिरते चले जा रहे हैं। वो 182 स्तर तक पहुंच गई है। जब पूरी दुनिया में भारत की पत्रकारिता की स्थिति है, और आपने कहा कि वो कितने सारे लोग हैं जो पत्रकारों के लिए, जो पत्रकार हितों की लड़ाई लड़ रहा है, उनके साथ कितने लोग खड़े हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जिस व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति विशेष के लिए आप नहीं लड़ रहे हैं, समाज की जो विकृतियां हैं, समाज में जो समस्या आप उजागर कर रहे हैं, लेकिन वो बेईमानी भ्रष्टाचार हो किसके साथ रहा है? वो बहुत निचले और निम्न वर्ग के साथ हो रहा है, जो खुद लड़ने में सक्षम नहीं है। तो आपकी कैसे मदद करे? पत्रकारिता का धर्म आप चौथा स्तंभ कहते हैं, तो जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब उसकी एक पावा को ही एक पाए को तोड़ दिया गया है, एक स्तंभ को तोड़ दिया गया है, और ये समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ से आती है कि वो पत्रकार इसलिए डैमेज हो जाता है, इसलिए कमर उसकी टूट जाती है कि उसके पास उसका परिवार आड़े आता है। अगर वो फ्रीलांसर पत्रकार है, वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो लड़ लेता है। लेकिन जब उसके पीछे उसका परिवार दिखता है तो उसको कैसे वो मतलब जीवन यापन के लिए उसके पास समस्या है, बड़ी चुनौती बड़ी हो। सरकारें क्या करती हैं? दो तरीके से पत्रकार को तोड़ती हैं। या तो आप पैसे ले लो, आपने अभी गोदी मीडिया का बात करा, गोदी मीडिया की बात करी है, तो गोदी मीडिया में वर्तमान का जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपको प्रायोजित खबरें दिखा रहा है। उसके बाद शिक्षा की बात नहीं है, उसके बाद रोजगार की बात नहीं है, उसके पास कहीं पर भी जो है एजुकेशन पर वो बात ही नहीं कर रहा है। जितना भी गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया शब्द भी उसी मीडिया की देन है, हम आपने इजाद नहीं किया है। ये जो टीवी का मीडिया है, ये जो गोदी मीडिया शब्द भी उस टीवी की मीडिया ने ही दिया है। वर्तमान में आप ईमानदार पत्रकारों की बात करते हैं, ईमानदार शब्द ही तो बोल दिया था अखिलेश जी ने एक पत्रकार को। हाँ बोल दिया था ईमानदार। क्यों वर्तमान में ईमानदार शब्द से उनको दिक्कत है कि आपने हमको ईमानदार क्यों कह दिया? कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जमीर है, वो सही बात बोल रहे हैं कि नहीं हमको ईमानदार मत कहिए, मैं ईमानदार नहीं है। हाँ, मजबूरी है उनकी, वो जो है काम कर रहे हैं वैसा। तो जो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों ने पत्रकारिता को छोड़ा है, उसमें बड़ा नाम आता है, आप रवीश कुमार का नाम आता है, उसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी का नाम आता है, उसमें अभिषेक शर्मा का नाम आता है। फिर उसी मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर होकर के जो जन सरोकारों की पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं वर्तमान में। नीरज भाई पटेल हैं, शंभू कुमार सिंह हैं, नवीन कुमार जी हैं, बहुत सारे तमाम ऐसे चेहरे हैं, साक्षी जोशी हैं। क्या जो यूट्यूब की मीडिया है, जो यूट्यूब पर खबरें प्रसारित करते हैं, गांव गली शहर या एक क्षेत्र में रह के छोटी छोटी खबरों को कलेक्ट करते हैं, दिखाते हैं, क्या यूट्यूब पर भी बैन लगने वाला है? इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है यूट्यूब मीडिया का। यही वास्तविक मीडिया है, यही जनता का मीडिया है। जो मेन स्ट्रीम जो टीवी मीडिया है वो आपका जनता का मीडिया नहीं है। जिसको हम लघु मीडिया कह सकते हैं, छोटी पत्रकारिता के नाम से जानते हैं कि वो गांव देहात गली कूचे की पत्रकारिता करने वाला जो मीडिया है वो आपका यूट्यूब मीडिया ही है।
ये वास्तविक मीडिया है जो जनता की बात कर रहा है, समस्याओं की बात कर रहा है। बाकी का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी का मीडिया है, वो सरकार की बात कर रहा है, जनता का पक्ष उससे गायब है। एक बात और है, हमने कई जगहों पर देखा, जो चाहे सोशल मीडिया हो या अखबार के पन्नों पर ज़्यादा आपकी या कविताएं छपती हो या आपका कोई पेज छपता हो, उसमें बड़ा जो पारदर्शिता है बहुत साफ साफ दिखती है। और मतलब आप भी भयभीत आवाज़ होके बोलते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, कारण कुछ नहीं है। यदि आपके अंदर का ज़मीर जिंदा है, आपकी आत्मा मरी नहीं है, वर्तमान में आत्माएं मर चुकी हैं, लोग जिंदा हैं, और जिनकी आत्माएं मर चुकी होती हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। वर्तमान में की स्थिति आप जैसे पत्रकारिता में भी दो धड़े हैं, एक तो सरकारी पत्रकारिता है, दूसरी जन सरोकार पत्रकारिता है। वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में भी दो तरह के साहित्यकार हैं, एक तो सरकारी कवि हैं और दूसरे जनता के कवि हैं। अब बड़े बड़े मंचों पे आप देखते हैं कि लाखों रुपए के मंच होते हैं और एक भी शब्द, एक भी कविता का एक पंक्ति आम जनता के लिए नहीं होती है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। आप बड़े बड़े लाखों करोड़ों की बात की है। एक कवि बहुत चर्चित है, बहुत लोग उनके कविताओं पर थिरकते हैं और हर कुछ बात कहते हैं। कुमार विश्वास, इन दिनों कुमार विश्वास काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत ट्रेंडिंग में रहते ही हैं युवा, क्योंकि उनको सुनता है और देखना भी चाहता है। कुमार विश्वास का एक बयान है, बहुत बहुत वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको सोनाक्षी सिन्हा को लेके है। आपको क्या लगता है, ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? देखिए, वो कुमार विश्वास हो या कुमार विश्वास जैसे अन्य कई सारे लोग, इनको सेलिब्रिटी बनाने वाले कौन लोग हैं? हम ही आपको, इसी यूथ ने उनको सेलिब्रिटी बनाया है। लेकिन इस यूथ की, उनकी कविताओं में कितना स्पेस है इस यूथ के लिए? क्या कभी इस यूथ के लिए जो सड़कों पर नौकरियों के लिए संघर्षरत हैं, क्या कभी इनकी बात कही? जो बच्चे बेरोजगार हैं, नौकरियां नहीं हैं, रोजगार नहीं है, इनके लिए उनकी कविता में उनके मुख पर कभी भी शब्द नहीं आते कि हाँ, इन बच्चों को नौकरी दे दी जाए, इन पर लाठियाँ न चलाई जाएं। उनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। उनके पास बेमतलब के मुद्दे हैं, वही हिंदू मुस्लिम वाली बातें हैं। आप कहते हो कि हम प्रेम के कवि हैं, कैसे प्रेम के कवि होकर सोनाक्षी सिन्हा ने किसी मुस्लिम से प्रेम कर लिया, उन्होंने प्रेम करके विवाह कर लिया, तो तुमको दिक्कत हो गई और तुम कहते हो हम प्रेम के कवि हैं? हाँ, निश्चित रूप से तुम प्रेम के कवि नहीं हो, तुम कुंठा से ग्रसित व्यक्ति हो। तुमको एक कुंठा है और जातिवाद से भरे हुए व्यक्ति हो। तुमको सब पर टिप्पणी करनी है। सानिया मिर्जा पर इसके पहले तुम टिप्पणी कर चुके हो, आज सोनाक्षी सिन्हा पर टिप्पणी कर रहे हो। अच्छा, जब व्यक्ति की कविता न बिके और वो कथा बांटने लग जाए, अपने मूल धंधे में लौट जाए, तो आप समझ लीजिए कि उसके पास कविता थी नहीं। वो अपने 4 घंटे के काव्य पाठ में 3 घंटे चुटकुले सुनाने वाला व्यक्ति 1 घंटे में इधर उधर आए बाएं करके कविता पर निकल जाता है। अब वर्तमान में अपने मूल धंधे में उनका, मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि उनका जो मंच लगता है काफी बहुत बड़े पैकेज वाला होता है। बिल्कुल। और मैंने भी देखा है कि जो कवि हैं, जो जहाँ जमीनी स्तर के कवि हैं, उनकी कविताओं में जमीन, खेत खलिहान, मजदूर, बेरोजगार, ऐसी तमाम सारी चीजें। हम लोग बात कर रहे थे कवियों की, तो जो डॉक्टर मानसी ने, ये बहुत अच्छे शानदार कवि हैं। इनकी एक पत्रिका हम आपको दिखा रहे हैं, ये साहित्य वाटिका है, जो किसान, मजदूर, बेरोजगार, ऐसे पढ़ने लिखने वाले तमाम लोगों की आवाज़ बनती है। ये पत्रिका जिसमें वास्तव में सच दिखाया जाता है, सच लिखा जाता है, और जिसके ये दादा हैं, संपादक हैं, जो ऐसी तमाम सारी चीज़ों पर बेबाक आवाज़ रखते हैं। मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है, बहुत अच्छे शायर हैं, दुष्यंत कुमार। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी के व्यक्तिगत आलोचना है। तो ऐसे ही तमाम सारी, हम उस दिल के अंदर जाएंगे जहाँ से साहित्य निकल के आएगा। वो साहित्य जो आप मंचों पर नहीं मिलेगा। मंचों पर तमाम अश्लील बातें कही जाती हैं, हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है उन लोगों की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। जो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिन लोगों के दम पर वो लोग सेलिब्रिटी बने बैठे हुए हैं, क्या कभी उनके मुंह से किसी एक बेरोजगार,
किसी मजदूर, किसी किसान के विषय में लिखा और यह सुना जाता है, नहीं सुनने को मिलता होगा। क्योंकि किसान दिल्ली से लेकर तमाम जगहों तक अपनी एमएसपी को लेकर तमाम सारी चीज़ों को लेकर मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी जा रही। तो मैं ऐसे ही तमाम सारी साहित्य की कुछ चीज़ें हम आपको सुनवाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कोई एक आध आप अपनी कविता सुना दीजिए दर्शकों को। बात सच बयानी की है, किसी भी दौर में सच बयानी कम नहीं हुई है। हाँ, दौर के हिसाब से लोगों का कम ज़्यादा होना रहा है कि किसी दबाव में, किसी प्रेशर में, तमाम सारी समस्याओं से आदमी ग्रसित समय समय पे हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कुछ समय के लिए अपने आप को ऐसा कि निष्क्रिय कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो सच बयानी है वो मरती नहीं है। वो जब भी मौका मिलता है, जब कभी भी उनको कहीं पर उत्पीड़न, शोषण दिखता है तो उसके खिलाफ वो कलम चलाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, इतिहासकार हो, साहित्यकार हो, वो लिखेगा। नहीं लिखेगा तब तक उसके अंदर का जो कुलबुलाहट है वो कम ही नहीं होगी। तो जैसे आप अभी बात कर रहे थे सच बयानी की, तो एक मुक्तक है हमारा कि सच कह दूं तो बड़े बड़ों का सिंहासन हिल जाता है, और हकीकत ही कहने में सबका मुंह सिल जाता है। चरण वंदना चाटुकारिता है मेरे वश की बात नहीं, इसीलिए आशीष रूप में मुझको विरोध मिल जाता है। क्या बात। और इसी दौर में क्या है कि वर्तमान जो दौर है, अंधकार को उजाला कहने की आदत हो गई है लोगों को, पता नहीं किस भय से। हाँ, और भय तो है। हाँ, भय तो है। तब चार पंक्तियां और लिखता हूँ कि घोर तमस को मैं उजियारा, बोलो तो कैसे कह दूं, और मरुथल को मैं मधुबन प्यारा, बोलो तो कैसे कह दूं। मुझ पर बस आरोप यही है, क्यों सच को तुमने सत्य कहा, तुम ही बताओ सूर्य अस्त को सूर्योदय कैसे कह दूं। ये स्थितियां हैं देश की, और देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। शहादत पर राजनीति करके और उन पर वोट मांगी जाए तो जो आम जनमानस है उसके अंदर भी पीड़ा होती है, और हमारा जो सैनिक सीमा पर शहीद होता है उसके अंदर भी घोर पीड़ा होती है, उसके साथियों के अंदर पीड़ा होती है, हालांकि वो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जी, चार पंक्तियां और सुनिए उसकी कि वीर ये वीरों की पुण्य भूमि है, चंदन इसकी माटी है, इतिहास नए गढ़ने वाली गौरवशाली परिपाटी है। ऋषि मुनियों की तपस्थली, साहित्य सर्जकों की धरती, इसने शब्दों के सेतु बना हर गहरी खाई पाटी है। और जिस दिशा में देश को मोड़ा जा रहा है, हमें हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, हाँ, बहुत सारी चीजें, बुराई कहाँ है आप देखिए। गीता बुरी है और ना कुरान बुरी है, आपस में जो लड़ाए वो जुबान बुरी है। धरती ये सभी की है, आकाश सभी का, धरती ये सभी की है, आकाश सभी का, नफरत से जो भरी है वो दालान बुरी है। वाह, क्या बात है। ऐसी स्थितियां देश में पैदा की जा रही है कि हमें हमारे पड़ोसी से लड़ाया जाता है, जो हमारा आज का नहीं, हमारी पीढ़ियों का पड़ोसी है। और आज हमसे कहा जा रहा है कि ये तुम्हारा दुश्मन है। तुम कैसे मान लें हमारा दुश्मन है? हमारा दुश्मन उस अदृश्य है, जो खुद दुश्मन है, वो हमसे कह रहा है कि नहीं, हम नहीं, ये पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है। इन स्थितियों से इस देश की युवा पीढ़ी को बचाने का काम है कि जिसे शिक्षा से दूर किया जा रहा है। और अब शिक्षित नहीं होंगे, देखिए साक्षर और शिक्षित होने में अंतर है। साक्षर होना वो है कि आप अपने हस्ताक्षर करना सीख गए, तो ये साक्षरता है। ये साक्षर। शिक्षा वो है जब आप बहुत अच्छा पढ़े रहते हैं, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की तरफ पढ़ते हैं, तो आप बहुत सारी देश दुनिया का इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, उसे आप शिक्षित कहा जाता है। तो जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो वैमनस्यता है, जो हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच के भेद हैं, अपने आप उनसे दूर हट जाओगे।
हमारा जो सबसे बड़ा जो है, इस देश को अच्छी तरह से शिक्षित करने की आवश्यकता है, सिर्फ साक्षर बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शिक्षा की तरफ बिल्कुल भी सत्ता का ध्यान नहीं है। सत्ता तो यहाँ 18 लाख विद्यालय बंद करने की तैयारी कर रही है। अभी सरकार 18 लाख विद्यालय बंद करने की तैयारी कर रही है। अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें 16 लाख लड़कियों ने विद्यालय छोड़ दिया है। 16 लाख लड़कियों ने विद्यालय छोड़ दिया है। एक मिनट, और 16 लाख लड़कियों में 16 लाख का एवरेज मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एवरेज है। लेकिन सरकार तो इस बात का दम भर रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो जुमला है, खुद सरकार की रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि वो जुमला है। जब 17,000 16,000 छात्राओं ने, बच्चियों ने प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेने से नहीं जा पाई हैं, इसका मतलब है कि आम आदमी जो उसका गार्जियन है, जो अभिभावक है, वो इस स्तर में है ही नहीं कि उसकी जेब में पैसा हो या वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। और हाँ, मैं संशोधन कर दूं, 18 लाख की वाली जो बात थी उसमें वो 18 लाख नहीं 27,000 विद्यालय भी बंद होने वाले हैं। 27,000 विद्यालय भी बंद होने वाले हैं। और वो संख्या कितने लाख तक जाएगी ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि विद्यालयों को मर्ज किया गया है, कंपोजिट किया गया है, ऐसे ही धीरे धीरे संख्या घटाई जा रही है। और कई सारे विद्यालयों को प्राइवेट हाथों में देने की प्रक्रिया भी चल चुकी है कि बिल्डिंग सरकार की है, सब कुछ सरकार का है, लेकिन उसे निजी हाथों में देने की प्रक्रिया, इसमें कई सारे ITI दिए जा चुके हैं, पॉलिटेक्निक दिए जा चुके हैं इसी उत्तर प्रदेश सरकार में। एक बयान सरकार का अमित शाह जी का है, तो वो बयान देते हैं चुनाव के दौरान कि 5 किलो गहना लाद के उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं, बहुत तेजी से चल सकती, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वास्तव में दिक्कत है या नहीं है? देखिए, इस देश के गृह मंत्री, अब वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं, किसी एक इलाके के, किसी एक राज्य के तो नहीं हैं। आप अपने ही उत्तर प्रदेश में अपने आसपास देखते हैं आप कि कई सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि रात चलती हैं, लोगों की चेनें खींच ली गई हैं, छिनैती हो गई है, लूट हो जाती है। ये कहाँ तक सत्यता है? उनके बयान की सत्यता उनके ही, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, वही अखबार अगले दिन काट देता है, खंडित कर देता है। एक उनका बयान छपता है, अगले दिन क्या है कि फलाने राज्य में, फलानी सड़क पर, फलाने शहर में एक महिला के साथ उसकी चेन खींच ली गई। तो ये उनके जो जुमले हैं, वो उनके जुमले उनकी ही गोदी मीडिया खुद उसको निरर्थक साबित कर देती है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हर राज्य आपके राज्य में ऐसा, और जहाँ आपकी सरकार है वहीं ऐसा हो रहा है।